हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हमें बोलते हैं हायर क्लासेस में जेनेटिक्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे पढ़ाएंगे, पहला लेक्चर है मेरा जेनेटिक्स का। जो जेनेटिक्स का पहला लेक्चर होता है तो जेनेटिक्स को हमारे जो 12वीं क्लासेस के एंड नीट क्लासेस के जो टॉपिक होता है उसी का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने जो चैप्टर में जो कंटेंट है, जो रियल कंटेंट है, उस रियल कंटेंट को मैंने इसके अंदर में सेट किया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। सबसे बड़ी बात होता है कि मेरे कंटेंट क्या है। बच्चे कोई ये बड़ी बात है नहीं, लेकिन मैं कहता हूं ये कंटेंट आज से 50 साल के बाद में भी यही कंटेंट बेस्ट रहेगा, ये मेरा मानना है। अब हम चलते हैं पढ़ेंगे। बेटा ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का कंटेंट के अंदर में लेक्चर नंबर 1 को हम ये बोलते हैं, लेक्चर नंबर 1 को बोलते हैं, पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, दूसरा पार्ट का नाम होता है प्री मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो चले पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। बच्चा इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स पेज को हमें चलते हैं। तो इसके अंदर में हम आ गए हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स पेज। बच्चों जो जेनेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन होता है, मैं पहले ये बताऊंगा व्हाट इज जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स को किसने नामकरण करा था, हु काइंड जेनेटिक्स। फिर पढ़ाऊंगा कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड देन पढ़ाएंगे व्हाट इज हेरिडिटी, हाउ इट डिसाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज वेरिएशंस, डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस हम बताएंगे एंड सोमेटिक वेरिएशंस एंड जर्मिनल वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक। ये जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक होगा, इसी टॉपिक के अंदर में हमारे जो इंट्रोडक्शन के अंदर में जो जो साइंटिस्ट इन्वॉल्वमेंट हुए थे, मैंने इनको इसके अंदर में सेट करके रखा। अभी ये जो इंट्रोडक्शन के अंदर में हमें ये टॉपिक को हमें सेट करके रखे हैं, तो सबसे पहले बच्चे पढ़ेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके जो मैं कहूंगा उसको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज मुझे नोट्स मांगने से मैं नोट्स दे दूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं व्हाट इज जेनेटिक्स। ये जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स, इसके अंदर में ये वाला पार्ट पढ़ते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स एंड हु काइंड इट। तो अब हमें यही बात को जब डिस्कस करेंगे बच्चे, हमें इसी पेज के अंदर में व्हाट इज जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जेनेटिक्स के बारे में हमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स। अब जो बात हम करेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बच्चों जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम parents to their progeny up to number of generations. This biological science is nothing but the genetics. And ये जो characters transmitted from parents to the progeny, that character, that unit of a character, that discrete unit of a character is known as a factor. It was proposed by Gregor Johann Mendel. Mendel does not know what is gene, but Mendel said the unit of a character which has been transmitted from their parents to their progeny, this character is known as a factors. After then, Johansen proposed that this factor is known as a gene. It is called Johansen's proposed कर दिया था उन्होंने। Now this story of the gene and their pattern of inheritance from parents to the progeny and number of generations, this is known as genetics. बच्चों जो genetics term was first coined by W. Bateson, but father of genetics goes to Gregor Johann Mendel. उन्होंने सब कुछ करा था, but the term genetics was coined by W. Bateson. Father of genetics was Gregor Johann Mendel. जो पहला टॉपिक ही इसके अंदर में हमारा था कि व्हाट इज जेनेटिक्स, हु काइंड इट, आई डिस्क्राइब। तो मेजर चीज होता है कि
व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक्स। बच्चों जेनेटिक्स का दो कंपोनेंट होता है, ये होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हेरिडिटी, एक होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है वेरिएशन। जेनेटिक्स का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है वेरिएशन। तो हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। बच्चा ये जो हेरिडिटी होता है, ये जो टॉपिक है हेरिडिटी हम पढ़ेंगे, क्या होता है हेरिडिटी ना। हेरिडिटी इज ए पार्ट और हेरिडिटी इज ए कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक्स इन व्हिच ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल, फंक्शनल and behavioral character of the parents are transmitted from generation to generation, transmitted from parent to the progeny in number of generations. This is known as a heredity, and due to character transmitted from parent to progeny and so on, and it passing up to number of generations, so we call the continuity of our life. And हमें ये भी बताते हैं कि लाइक की बिगेट्स लाइक, हम इसमें से यही डिस्कस कर सकते हैं जिसको बोलते हैं लाइक की बिगेट्स, बिगेट्स लाइक। बेटा ये लाइक की बिगेट्स लाइक का मतलब क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं लाइक डॉटर लाइक मदर, लाइक की सन लाइक फादर, यानी बेटा बाप जैसा दिखता है, बेटी माँ जैसा दिखती है। यानी हमें ये भी कहते हैं कि एक एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा दिखता है। बेसिक मतलब यही है कि ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी एंड इट फॉलोज अप टू नंबर ऑफ जनरेशंस, दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर अकर थ्रू द जीन, थ्रू द फैक्टर्स। इन दिस वे लाइफ इज गोइंग ऑन एंड दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज कंटिन्यू due to transmission of characters from parent to the progeny, and hence we said this is known as the principle of inheritance. मतलब the character of a parent is inherited to their progeny and so on, it passing up to number of generations. This is called continuity of life, और this is called principle of inheritance. इसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं like begets like, मतलब the progeny is similar to their parents. This is because character has been transmitted from parent to their progeny. This is called heredity. And we also discussing about this, that is the mango plant produces from mango seedling, elephant produces baby elephant, tiger produces baby tigers. Any type of animals, any type of species produces their own species. This is the continuity. This is the continuity of life. This is called principle of inheritance. यानी inheritance का एक principle होता है, इंसान से इंसान बनेगा, जानवर नहीं बनेगा, species सेम रहेगा, because character of the parent is transmitted to their progeny. This is called the principle of inheritance. अब हम जब देखेंगे ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में दो कंपोनेंट था, एक था हेरिडिटी, दूसरा था वेरिएशन। अब हमें टॉपिक पढ़ने जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन। बेटा वेरिएशंस क्या होता है ना, हम लोग होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हमारा होता नहीं है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से क्या होता है हमारे ना, प्रोफेज वन ऑफ मेयोसिस के अंदर में क्रॉसिंग ओवर होता है। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, उस स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के टाइम पे जब प्रोफेज वन ऑफ मेयोसिस चलता है, उसी टाइम पे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट्स होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसके वजह से प्रोजेनी एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ फर्क होता है प्रोजेनी एंड पेरेंट के बीच में, जिस फर्क को, जिस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन।
अभी ये जो वेरिएशंस को बोलेंगे, ये वेरिएशन के वजह से इंसान का बच्चा पैदा होता है, अदरवाइज स्पीसीज से कुछ और बन जाता। मतलब दिस वेरिएशन के वजह से चेंजेस आता है, चेंजेस की वजह से न्यू स्पीसीज बनने का प्रोसेस या न्यू स्पीसीज बनने का पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में रहता है। एंड यही है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ इज कंटिन्यू, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, long time, after the long time, due to lots of variations will be arised, the new species may arise from the parent species, from the parents. So this is called variation. Now we discussing about the variations is two types. Now we discussing about the variation is two types. See here, I will discussing variation. Variation is two types. One is somatic variation. दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। सोमाटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। बच्चा सबसे पहले वेरिएशंस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएशन। व्हाट इज दिस? Now at the time of prophase one of meiosis, crossing over takes place. That is why chromosomal segment become changed and the pattern of genes are also changed. That is why variations occur in progeny as compared to their parents. Now the topic is the variation is two types: somatic variation and germinal variation. बच्चों जो somatic variation होता है इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अगर मेहनत करके नॉलेज गेन किया तो मेरा बेटे के पास वो नॉलेज अपने आप हो जाएगा नहीं। आफ्टर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल ये नॉलेज खत्म हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर 2-4 इंसान होंगे तो हम होंगे पॉपुलेशन। लेकिन ये जो सोमाटिक वेरिएशन इंडिविजुअल लेवल में होता है। अगर कोई इंडिविजुअल मेहनत करके अपना बॉडी बनाया, वो बॉडी कभी भी अपने बच्चों के पास से इनहेरिट नहीं करेगा। तो वो इंडिविजुअल मरने के बाद वो जो कैरेक्टर उसने गेन किया होगा वो कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रहेगा नहीं। वो कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रहेगा नहीं। एंड सोमाटिक वेरिएशंस is the variation which arises on the individual body during the course of time, during the lifespan. And this somatic variation may be acquiring knowledge so that the person becomes intelligent, developing body so that the person becomes healthy and it becomes a fighter, and during strong exercise the body becomes slim. This is due to the continuous effort by the particular individual during the course of their lifespan. But this character is never inherited. This is because the character is a acquired character. The character is acquired. The character just developed in the body due to continuous effort. That effort never inherited to the next generation. This is called somatic variation. And this variation never inherited. After the death of the individual, the variation will be finished. This is the somatic variation. Now the second topic is the genetic variation. बच्चा जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? Now this variation is developed due to mutation. आप लोग यही काम करोगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख दोगे, जो मैं बोलता हूँ वही नोट्स है, फिर भी चाहिए तो मांग लेना। जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है? द वेरिएशंस which developed due to mutation and that mutant gene is inherited from parent to the progeny and so on. मैंने दो वर्ड यूज करा, जर्मिनल म्यूटेशन occur due to mutation and it will be inherited. Main focus is the germinal variation
बेसिकली जर्म सेल या सेक्स सेल्स में होता है, जिसके अंदर में जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन की वजह से जो कैरेक्टर कम होता है या कैरेक्टर ज्यादा होता है या एक्सेस होता है, वो कैरेक्टर प्रोजेनी के पास से इनहेरिट करेगा। एंड ये जो जर्मिनल वेरिएशन इनहेरिट करेगा, ये जर्मिनल वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। जर्मिनल वेरिएशन इसमें से दो प्रकार के होते हैं। जर्मिनल वेरिएशन इसमें से दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार का नाम होता है जर्मिनल वेरिएशन का, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। चलो कल आ जाए। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बच्चा ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है ना, कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब होता है द वेरिएशन इन व्हिच लॉट्स ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आर फॉर्म। इसका मतलब मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ। देखिए मान लीजिए ये होता है टॉल, एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ के अंदर में मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दे रहा हूं, एक टॉल पर्सन है, एक ड्वार्फ पर्सन है, उनके मैरिज होगा, उनसे बच्चे होंगे। इसका मतलब नहीं है कि बच्चे जो होंगे, बच्चों के अंदर में जो वेरिएशन की, पेरेंट के अंदर में वेरिएशन की वजह से बच्चों के अंदर में ऐसा नहीं कि एक टॉल होगा, एक ड्वार्फ होगा, या कुछ टॉल होंगे कुछ ड्वार्फ होंगे। वो मेंडल का प्री प्लांट एक्सपेरिमेंट अलग है। मैं ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं, इंसान। ह्यूमन बीइंग के अंदर में अगर एक टॉल होगा, एक ड्वार्फ होगा, तो जो बच्चे होंगे हो सकता है इंटरमीडिएट होंगे, हो सकता है ड्वार्फ होंगे, हो सकता है टॉल होंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा और मतलब टॉल से थोड़ा कम होगा, ड्वार्फ से थोड़ा ज्यादा होगा। यानी ये जो एक होता है टॉल एंड एक होता है ड्वार्फ, इन दोनों के बीच में लॉट्स ऑफ इंटरमीडिएट आर अराइज इन बिटवीन द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब एक होता है टॉल, मान लीजिए एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ, एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ, एंड इन दोनों के बीच में इसमें से इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड, लॉट्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट से बहुत सारे इंटरमीडिएट, इन दोनों से बहुत सारे इंटरमीडिएट बनेंगे, बहुत सारे इंटरमीडिएट बनेंगे। तो यही होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन। मान लीजिए एक गोरा एक काला, इन दोनों के बीच में मैरिज हुआ, जो बच्चे बनेंगे ऐसा नहीं कि गोरा ही बनेगा काला ही बनेगा, सांवला भी बनेंगे, थोड़ा और फेयरनेस आएगा, थोड़ा और फेयरनेस आएगा, लेकिन कंप्लीटली गोरा बन भी सकता है, कंप्लीटली काला भी बन सकता है। लेकिन काला गोरा के बीच में लॉट्स ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आएंगे, जिसको बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएशन। Continuous variations are the variations among the progeny in which lots of intermediate characters are formed in between the extremes. Dwarf and tall को बोलते हैं extremes. In between the extremes, lots of intermediate characters are formed. Now the topic is discontinuous variation. बच्चा ये जो discontinuous variations होता है, discontinuous variation के अंदर में म्यूटेशंस सडन होगा एंड म्यूटेशंस होके स्पीसीज ही बदल जाएगा। एंड ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस अकरिंग इन ए कॉमन एनवायरनमेंट एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस अकर इन द प्लांट ब्रीडिंग। इतना वेरिएशन होगा एक ही जनरेशन में कि एक जनरेशन में स्पीसीज बदल जाएगा। बेटा जो कंटिन्यूअस वेरिएशन नेचुरल होता है, व्हाट इज दिस? कंटिन्यूअस वेरिएशन नेचुरली होता है, अपने आप होता है। बट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आर्टिफिशियली होता है, साइंटिस्ट के द्वारा पोलन ग्रेन को लेके स्टिग्मा में डाल के
न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट डेवलप करते हैं एंड हो सकता है कि स्पीसीज बदल जाए, उसको मैं करके थोड़ा दिखाऊंगा। अभी हमने ये बात को जब डिस्कस करेंगे तो मैं अभी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में बताता हूँ। बेटा ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, इस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में हमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे। एक होता है इट ऑकर बाय द आर्टिफिशियल मीन्स। दूसरा पॉइंट बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है वो एक जनरेशन के बाद स्पीसीज बदल जाता है, इतना वैरी करेगा। इसकी एग्जाम्पल होता है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन मेथड, प्लांट ब्रीडिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेशन। प्लांट ब्रीडिंग is also called mutation, but this mutation in which species is changed in one generations, it can occur in artificial ways। कैसे करेंगे इस बात को डिस्कशन? आर्टिफिशियल वे में इस बात को अगर हमें डिस्कशन करेंगे, इसको देखेंगे कि मैं अभी जेनेटिक वेरिएशन का डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन दिखा रहा हूं। इसके अंदर में आएगा, सपोज मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, मैंने 3 एग्जाम्पल दूंगा इसके अंदर में सॉरी 3 एग्जाम्पल दूंगा। 3 एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देता हूं कि राफानस सटाइवस, राफानस सटाइवस, राफानस सटाइवस दिया। ये बाइनोमियल नेम है, इसका नाम है मूली, मूली मूली। क्रशिंग होता है ब्रासिका ओलेरिसा, ब्रासिका ओलेरासी, ओलेरासी, ब्रासिका ओलेरासी। ये 2 प्लांट है बेटा, इसका नाम होता है मूली, इसका नाम होता है गोभी। मूली एंड गोभी को हाइब्रिड किया कर दिया गया। These are the 2 species, different species। अगर ये डिफरेंट स्पेसीज, ध्यान दो डिफरेंट स्पेसीज है, लेकिन इन जो मूली के पास है जो 2n इक्वल टू 18 क्रोमोसोम होता है, 2n डिप्लॉयड में 18 क्रोमोसोम है। एंड ब्रासिका में भी सेम हालत है, 2n इक्वल टू 18 क्रोमोसोम है। अब जब ये गैमेट देगा, इनके गैमेट जब देगा तो n इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा। इसका जो गैमेट आएगा n इक्वल टू 9 आएगा, n इक्वल टू 9 आएगा। यानी जब 2 प्लांट के बीच में फ्यूजन होगा तो यहाँ पर n प्लस n होगा, n प्लस n को बोलेंगे 2n, एंड 2n इक्वल टू n प्लस n को बोलेंगे 2n, एंड 2n इक्वल टू इसमें से रहेगा 18। दिस इज F1 जनरेशन, इट इज स्टेराइल, इट इज 2n जनरेशन एंड इट इज स्टेराइल। बेटा स्टेराइल क्यों है? स्टेराइल इसलिए है, ये स्टेराइल इसलिए होता है स्टेराइल। बेटा स्टेराइल ये इसलिए है क्योंकि अभी ये n एंड n दोनों होमोलोगस पेयर नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग स्पीसीज से आए हुए हैं क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम अलग अलग स्पीसीज से आते हैं तो फिर वो दोनों होमोलोगस नहीं होते हैं एंड वो पेयरिंग नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो एलिफेंट एंड टाइगर के बीच में रिप्रोडक्शन होकर बच्चा नया आता। ऐसा होता तो फिर अलग अलग एनिमल के बीच में, इंसान एंड मंकी के बीच में रिप्रोडक्शन होकर नया बच्चा आया था। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि द क्रोमोसोम्स आर नॉट होमोलोगस। पर प्लांट में कैसे करते हैं देखो, प्लांट में ये राफानस सटाइवस, दिस इज ब्रासिका ओलेरासी, इनके क्रोमोसोम अलग अलग है, होमोलोगस क्रोमोसोम है ही नहीं, इसीलिए वो F1 में अलग अलग रहते हैं, मिक्स नहीं होता है। लेकिन क्या किया जाता है, कोल्चिसिन देके, क्या देके, कोल्चिसिन, COLCHI, कोल्चिसिन, कोल्चिसिन देके इनको क्रोमोसोम को डबलिंग कर देंगे। कोल्चिसिन अप्लाइड करेंगे तो ये क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, 2n एंड 2n हो जाएगा, जिसको बोलेंगे 4n। अब ये 4n जो होता है ये F2 हुआ। अब F2 के अंदर में इसका नाम क्या हो जाएगा, राफानोब्रासिका नाम हो जाएगा,
राफानो ब्रासिका, ये नाम हो गया। अब ये जो राफानो ब्रासिका हुआ, ये राफानो ब्रासिका ह्यूमन बीइंग के यूटिलाइजेशन में आज के डेट में नहीं है, थोड़ा उल्टा हो गया। गोभी एंड मूली का हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा है कि न्यू सब्जी बना, न्यू वेराइटी जब वेजिटेबल्स बना, जो वेजिटेबल को ह्यूमन के लाइफ में रहा नहीं, क्योंकि इनका मूली आ गया ऊपर, गोभी रह गया नीचे, एंड कई कई कंडीशन पे ना गोभी आया ना मूली आया, सिर्फ लीव्स एंड लीव्स ही आया, कभी देख लेना। तो ये ह्यूमन बीइंग का यूटिलाइजेशन पे नहीं रहा। आज की डेट में उसको यूज तो करते हैं, मगर आज ए फॉडर, गोखाद, मतलब दूसरे एनिमल फीडिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, ये है राफानो सटाइवस ब्रासिका वल्गेरिसा का कहानी। मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल नंबर 2। बेटा एग्जांपल नंबर 2 हम दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 को मैं दूंगा, हम पढ़ाएंगे हाइब्रिड क्वालिटी ऑफ व्हीट प्लांट, प्रोडक्शन करेंगे कैसे। ना पहला नाम होता है ट्रिटिकम टर्जिडम, ये नाम है ट्रिटिकम टर्जिडम। अब ट्रिटिकम टर्जिडम को जब हम क्रॉसिंग करेंगे सिकल सीरियल, ट्रिटिकम टर्जिडम को जब हम क्रॉसिंग करेंगे सिकल सीरियल, बेटा सिकल सीरियल को बोलते हैं राई, एंड ट्रिटिकम टर्जिडम को जो बोलते हैं ये एक वेराइटी जो व्हीट है, जिस व्हीट का नाम होता है ड्रम व्हीट। ओके, अभी ये जो ट्रिटिकम टर्जिडम, इसकी जो डिप्लॉयड कैरेक्टर जो 2n होता है, ये 2n कैरेक्टर जो होता है बेटा, इसका 2n में आता है, एक सेकेंड, इसके 2n के साथ होता है टेट्राप्लॉइड का मतलब होता है 28 क्रोमोसोम, 2n इक्वल टू 28। सिकल सीरियल्स का जो 2n होता है, दिस इज इक्वल टू, ये 2n का मतलब डिप्लॉयड कंडीशन पे इसका होता है 14 क्रोमोसोम। अब ये जब गैमेट बनाएगा, ये एक्चुअली टेट्राप्लॉइड प्लांट है। टेट्राप्लॉइड प्लांट को हमें किस तरीका से लिखेंगे, ये प्लांट एक्चुअली 4n, ये प्लांट होता है 4n 28, ये 2n और 14। अब इसके जब गैमेट बनेगा, इस गैमेट हो जाएगा 2n इक्वल टू, यहाँ प्लॉइड है तो 2n हो जाएगा 14। अब इनके गैमेट जब बनेगा, ये गैमेट आ जाएगा n इक्वल टू 7। अब जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, तो ये क्रॉसिंग होगा 2n प्लस n इक्वल टू 3n। अभी 3n जो होगा तो ये तो हो जाएगा F1, दिस इज इक्वल टू स्टेराइल। ये काम की बात नहीं है, ये स्टेराइल होगा। अब ये स्टेराइल तो हो जाएगा बेटा, स्टेराइल होने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, ये इसको ना हमें कॉल्सिसिन देके डबलिंग कराएंगे। इसको जो कॉल्सिसिन देके डबलिंग करवाएंगे, कैसे हो जाएगा कॉल्सिसिन देके जब डबल कराएंगे 2n करके, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 2n, दिस इज इक्वल टू 6n। अब ये 6n को बोलते हैं, ये हो जाता है F2, ये होता है फर्टाइल। अब F2 जो फर्टाइल हो गया, तो ये हो जाएगा हेक्साप्लॉइड व्हीट आया। अब ये हेक्साप्लॉइड व्हीट का नाम होता है ट्रिटिकली। ये हेक्साप्लॉइड व्हीट का नाम ट्रिटिकली, जिसका नाम आ जाएगा 6n इक्वल टू, ये कितना क्रोमोसोम, 42 क्रोमोसोम आ जाएगा।
क्रोमोजोम 42 क्रोमोजोम आ जाएगा 6N, हेक्साप्लॉइड व्हीट प्लांट। बेटा ये जो हेक्साप्लॉइड व्हीट प्लांट होता है ट्रिटिकली, तो ये प्रोडक्शन बढ़ाता है। मैंने और एक एग्जांपल देके फिनिश करूंगा, तो फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको छोटा कर देता हूँ। मैं छोटा करके आपको देखना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब एक एग्जांपल नंबर 3 में करता हूँ। एग्जांपल 3 मैंने यहाँ पर तो ले लिया, ये हो जाता है एग्जांपल 2-3। अब बेटा एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 का मतलब क्या होता है ना, सेम चीज लेंगे। एक था ट्रिटिकम, एक था ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, क्रॉसिंग हुई थी सिकल सीरियल। सिकल सीरियल वही राई है, ये ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको बोलते हैं ब्रेड व्हीट, जिससे ब्रेड बनता है आज की डेट में। ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है, ये जो प्लांट होता है इसको हम बोलते हैं 6N। ये एक हेक्साप्लॉइड प्लांट होता है, 6N = 42। ये 6N 42 होता है, ये तो 2N = 14 होता है। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये देगा 3N = 21, ये दे देगा N = 7। अब जब इनके F1 बनेगा तो F1 आएगा 3N + N = 4N = 28। यही हो जाता है F1, ये F1, मगर ये स्टेराइल होगा, ये स्टेराइल होगा। जब हम इसको कल्चिसिन देंगे, जब हम इसको कल्चिसिन देंगे, कल्चिसिन देंगे तो ये क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6N + 2N = 8N = 56 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो अब हमें इसका नाम बोलेंगे 8N = 56 ऑक्टाप्लॉइड व्हीट, ऑक्टाप्लॉइड व्हीट। यही वाला जो ऑक्टाप्लॉइड व्हीट होता है, ये व्हीट जो है डेली लाइफ में आज की डेट में जो हमें यूपी का जो सरवती सोनरा कहते हैं, जो बड़ा व्हीट होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, वो ये ऑक्टाप्लॉइड व्हीट है। इसके बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो ऑक्टाप्लॉइड व्हीट बना था, एक्चुअली ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद है। ऑक्टाप्लॉइड व्हीट जब बना तो व्हीट प्रोडक्शन ट्रेमेंडसली बढ़ गया। ये ऑक्टाप्लॉइड व्हीट कहाँ प्रिपरेशन हुआ था ना बेटा, ये जो ऑक्टाप्लॉइड व्हीट ये प्रिपरेशन हुआ था, ये एक्चुअली नॉर्मन ई बोरलॉग, ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मन ई बोरलॉग, मेक्सिको ने व्हीट प्रोडक्शन बनाया, वो इंडिया को दे दिया, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर जो होता है व्हीट प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, ये साइंटिस्ट जो है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है। उनके फोटो अगर तुमने गूगल से सर्च करोगे, उनका फोटो मिलेगा जहां पर गेहूं होता है, उस खेत में उनका फोटो आपको देखने मिलेगा। नॉर्मन ई बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बट इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का फोटो अगर आप ढूंढोगे नेट में, आपको किसी ऑफिस में बैठे हुए मिलेंगे, खेत में नहीं मिलेंगे। ये है इंडियन साइंटिस्ट एंड फॉरेन साइंटिस्ट का फर्क। इंडिया, मैं कहता हूं चैलेंज, आप MS स्वामीनाथन का फोटो ढूंढो, आपको किसी ऑफिस में बैठा हुआ मिलेंगे। आप नॉर्मन ई बोरलॉग का साइंटिस्ट का फोटो ढूंढो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, उनके फोटो गेहूं के खेत में मिलेगा। फर्क ये है, इंडियन साइंटिस्ट बनने के बाद कोई काम नहीं करते हैं। चलिए बात ये हो गया हमारा ऑक्टाप्लॉइड व्हीट। पेन ने किस हिसाब से हमें इसको डिस्कस कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा तो मैंने इनको तीनों को, ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने एग्जाम्पल 1 दिया, एग्जाम्पल 2 दिया, एग्जाम्पल 3 दिया। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, जिसमें एक ही जनरेशन में स्पीशीज बदल जाएगा। देखो ये ट्रिटिकम एस्टिवम, सिकल सीरियल, दो अलग अलग स्पीशीज है। इनसे जो नया स्पीशीज बना
दैट इज कॉल्ड ट्रिटिकेली। इसका नाम क्या है? इसका नाम भी ट्रिटिकेली, ट्रिटिकेली। ये ट्रिटिकेली प्लांट है, ये ऑक्टाप्लॉइड प्लांट है। आज के डेट में जो व्हीट हमें खाते हैं तो यही है, ऑक्टाप्लॉइड, मैक्सिमम प्रोडक्शन देता है। तो इस तरीके से हमारा जर्मिनल वेरिएशन के बारे में डिस्कशन हुआ। अब मैं थोड़ा इधर जाता हूं, हमारा टॉपिक क्या था कुछ चेक करेंगे। बेटा टॉपिक हमारा क्या था? ये था हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर में हमारा पॉइंट में क्या था? इधर देखो, व्हाट इज जेनेटिक्स, आई हैव डिस्कस्ड कंपोनेंट, दो प्रकार का, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वेरिएशंस में मैंने सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन के बारे में डिस्कस करा। देखो बेटा, यही है जोहानसन जो जीन का डिस्कवरी करा था। ये है जोहानसन जो जीन की डिस्कवरी करा था। तो मेंडल है हीरो ऑफ जेनेटिक्स, फादर। डब्ल्यू बैटेसन जेनेटिक्स को कॉइन करा था। अगस्ट वाइजमैन जो जर्मिनल वेरिएशन के बारे में उन्होंने डिस्कस करा था, जिसका नाम अगस्ट वाइजमैन है, जो जर्म प्लाज्म थ्योरी का जनक है। अब ये डार्विन, फादर ऑफ एवोल्यूशन, इन्होंने भी थोड़ा बहुत कुछ डिस्कशन करा था, वो आगे वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। मेरा मेन मतलब है आज की जो लेक्चर है मेरी, तो मेरा जो लेक्चर का अगर मैं प्रीवियस को जाऊं, पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, मैंने कर दिया। अब प्री मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में अभी बताऊंगा। लेक्चर 1 का जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट में, जिसको बोलते हैं प्री मेंडेलियन थ्योरी, यानी मेंडल से पहले जो थ्योरी साइंटिस्ट लोगों ने जेनेटिक्स या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किए थे, वो ये सब साइंटिस्ट थे। भले ही इनकी बात तो बिल्कुल सच ना हो, लेकिन शुरुआत में इन्होंने मेंडल से पहले जो कुछ बोला था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके हमें फिर सेकंड लेक्चर में जाएंगे। तो पहला ये है बी पार्ट में हमारा जो कहानी है, प्री मेंडेलियन प्रिंसिपल या प्री मेंडेलियन थ्योरी। मेंडल से पहले क्या क्या थ्योरी डिस्कस हुआ था वो बताएंगे। पहला साइंटिस्ट है ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस। मैथमेटिक्स के लिए तो फेमस है ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस, ये बहुत फेमस है। लेकिन ऐसे बात उन्होंने बायोलॉजी में कही है जो एक तरीका का जोक जैसा भी होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे गलत बात बोला था। क्या है ये वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले ये वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्या है ना, इन्होंने बोला था ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस कि वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी के अंदर में कहा था कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कॉइटस होता है, उस टाइम पे मेल से जो वेपर एंड मॉइस्ट प्रोड्यूस होता है ब्रेन एंड नर्व से, उसी हिसाब से जो बच्चा होता है बनता है। यानी अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस, the moist vapor produces from the brain and the spinal cord. That moist vapor by which the progeny similar to the male partner. It was completely wrong, but proposed by the Greek philosopher Pythagoras. उसने यही बोला था कि कॉइटस के टाइम पे जो पसीना, जो वेपर, जो मॉइस्ट निकलता है मेल पार्टनर का, उसी हिसाब से जो बच्चा बनेगा वो मेल जैसा ही बनेगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को बायोलॉजी में थोप दिया, लगा कि सच है, कंप्लीटली गलत। दूसरा आ गया सीमेन थ्योरी। सीमेन थ्योरी को डिस्कस करा था ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोकल। ये बोला था ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोकल जो था, इन्होंने डिस्कस करा था। ये नाम है ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोकल। इन्होंने क्या बोला था सीमेन थ्योरी के बारे में? इसने बोला था कि बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूसेस ए सीमेन एंड द सीमेन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स and from the semens of both male and female the new child is produces. He does not know exactly the gametogenesis at all, but hypothetical sentence शुरुआत में यही बोला था। and principle of inheritance के बारे में इनका नॉलेज इतना ही था, male and female produces semen and semen from which the new child is produces. It was also wrong. Aristotle idea, बेटा अरिस्टोटल वाज फादर ऑफ बायोलॉजी, बट उन्होंने भी एक पूरी तरह आइडिया दिया नहीं पाया था। अरिस्टोटल जो है, अरिस्टोटल ने कहा था कि जो सीमेन जो है मेल का, इट इज ए हाईली प्यूरिफाइड ब्लड।
सीमेन इज ए हाईली प्यूरिफाइड ब्लड एंड इट हैज ए लाइफ गिविंग पावर। चलो ये बात तो सच है, सीमेन इज ए हाईली प्यूरिफाइड ब्लड एंड इट हैज ए लाइफ गिविंग पावर। बट इन्होंने साथ में ये बोल दिया कि सीमेन ऑफ अ फीमेल इज ए मेंस्ट्रुअल फ्लूइड एंड इट गिव्स नरिशमेंट टू द फेटस। इट वाज रॉन्ग। सीमेन ऑफ अ फीमेल डज नॉट हैव सीमेन एट ऑल। बट इन्होंने बोला कि फीमेल का जो सीमेन होता है वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है एंड वो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। ये उनका सोच था इनहेरिटेंस के बारे में। कोई बात नहीं, ये अरिस्टोटल आइडिया था। अब दूसरा आता है एंटोन वॉन ल्यूनिहक। कौन है ये? एंटोन वॉन ल्यूनिहक थ्योरी। बेटा जो एंटोन वॉन ल्यूनिहक थ्योरी है ये है। अब ये वाला जो है ये एंटोन ल्यूनिहक, ये थोड़ा फेमस है क्योंकि ये अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था एंड ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन्होंने पहले बार फिश के स्पर्म को एंड उसके एग को अपने माइक्रोस्कोप में स्टडी करके फर्टिलाइजेशन करवा के एम्ब्रियो तक डेवलपमेंट कर दिया था। यानी एक तरीका से स्पर्म एंड स्पर्माटोजोआ एंड ओवम को देखने वाला पहला बंदा है ये एंटोन वॉन ल्यूनिहक। ये माइक्रोस्कोप भी देखा था, कीड़ा मकोड़ा भी देखा था अपनी माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। इनके बाद थोड़ा बहुत तो सच है एंड थोड़ा ठीक है एंड ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, एंटोन वॉन ल्यूनिहक फेमस है। यानी एक बात इनका सच है। दूसरा बात कौन आ गया? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। बेटा प्री फॉर्मेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय द माल्फाजी। आपने कभी नेफ्रॉन के टाइम पे माल्फाजियन टेबल पढ़े होंगे, तो ये है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इनको बोलते हैं माल्फाजी। मैं दिखाता हूँ माल्फाजी के फोटो। ये है माल्फाजी। माल्फाजी ने बोला था, मैंने थोड़ा फोटो भी रखा, बोला था कि स्पर्म एंड ओवम में बेबी आज इट इज रहता है, लेकिन फ्यूजन के बाद उनके जो ऑर्गन छोटे छोटे होते हैं वो बड़े होकर पूरे बेबी बनता है। इट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली। इन्होंने बोला था कि स्पर्म के अंदर में बेबी रूडिमेंटरी फॉर्म में रहता है, फ्यूजन के बाद बेबी का ऑर्गन से बड़े होकर कंप्लीटली बेबी बनता है, जो सच नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला था प्री फॉर्मेशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्री फॉर्मेशन? प्री फॉर्मेशन का मतलब होता है हमारे जो हाथ पैर जो होता है वो पहले से स्पर्म के अंदर में था, ओवम के अंदर में था, तो जैसे ही वो फ्यूजन हो जाते हैं तो ये जो छोटे छोटे रूडिमेंटरी फॉर्म में जो ऑर्गन हमारा था वही बड़े होके एक कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग बनता है, जो सही नहीं है, गलत है। यानी ये बात को माल्फाजी ने बोला था, ये माल्फाजी है। इसके बाद आता है एपिजेनेसिस थ्योरी। ये करेक्ट है बेटा। एपिजेनेसिस थ्योरी को डिस्कवर करा था कास्पर फ्रेडरिच। कास्पर फ्रेडरिच डिस्कवर करा था, ये वाला साइंटिस्ट। इन्होंने कहा था कि एपिजेनेसिस का मतलब स्पर्माटोजोआ एंड ओवम हैज लॉट्स ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। The sex cell consisting of a lot of undifferentiated cells, and that undifferentiated cells after fusion develops into completely individual. This is correct because present day totipotency is based upon this hypothesis, based upon this theory. तो कास्परियन जो था, कास्पर फ्रेडरिच जो थे, इन्होंने बोला था एपिजेनेसिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम the sex cells of male and female consisting of lots of undifferentiated cells, and after fusion the undifferentiated cells develops into new individuals and which forms a different kind of cells. The present day gene concept depends upon the epigenesis theory. It was a correct. Now pangenesis theory. बेटा पांजेनेसिस थ्योरी मतलब इट वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन जो फादर ऑफ एवोल्यूशन है। तो पांजेनेसिस थ्योरी के मुताबिक पांजेन मतलब गेम्यूल मतलब गैमेट, यानी अकॉर्डिंग टू डार्विन पांजेनेसिस थ्योरी मींस द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैमेट्स। इट इज ट्रू बट ये कंप्लीटली कुछ डिस्कस ज़्यादा नहीं करा था। एंड एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, उन्होंने बोला था कि गैमेट्स जो है वो किसी दूसरे प्लैनेट से उड़ के आ जाते हैं। तो
तो फिर थोड़ा बहुत वो गलत भी था, लेकिन अगर सिंपल बोलेंगे कि गैमेट से बनता है तो हमें सही मानेंगे, राइट। लास्ट आता है टॉपिक वाइजमैन थ्योरी। बेटा वाइजमैन थ्योरी जो अगस्ट वाइजमैन, कहीं मैंने लिखा था उसकी फोटो, अगस्ट वाइजमैन को अगर हमने जाएंगे, अगस्ट वाइजमैन को हिसाब से ये है अगस्ट वाइजमैन, फोटो देख लो। ये अगस्ट वाइजमैन प्रपोज द जर्म प्लाज्मा थ्योरी एंड ही वाज द साइंटिस्ट व्हिच डिस्कवर्ड द जर्म प्लाज्मा थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम the germ cell is immortal and it is the cell which helps for the continuity of life, that is characteristic transmitted from parent to progeny up to number of generations। यही बोला था। somatic cell after death it is destroyed, but germinal cells or germ cells is not destroyed, not mortal, it is immortal, it is transmitted from generation to generations and carries the hereditary characters। This is the clue factor for the principle of inheritance। This is the clue factor for the principle of inheritance। यही था आपका अगस्ट वाइजमैन की कहानी। अब मैंने बता दिया वाइजमैन। मैंने रिपीट करता हूँ वेरी क्विकली। प्री मेंडेलियन थ्योरी में जो जो साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस के बारे में जो चीज बोला था वो सब गलत था, कुछ सही थे, लेकिन जो भी मैंने बोला था इन्होंने बोला था वेपर फ्लूइड थ्योरी, ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस, सीमेन थ्योरी, ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोकल बोला था, इसका कोई मतलब नहीं था। अरिस्टोटल थोड़ा बहुत बोला था। एंटन वॉन ल्यूनियक कुछ बोला था माइक्रोस्कोप के बारे में, एंड स्पर्माटोजोआ को ऑब्जर्व करा था, इन्होंने सही बोला था। प्री फॉर्मेशन थ्योरी माल्फाजी उल्टा सीधा बोला था कि आप स्पर्म के अंदर में पूरे बॉडी कोई इंसान बैठा होता है, छोटा बेबी बैठा होता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वो बड़ा हो जाता है। उनकी थ्योरी में ऐसे देखो उन्होंने स्पर्म बनाया, ऐसे लगता है कोई बेबी बैठा है, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो बेबी जैसा होता है, ऐसे बोला था उन्होंने। तो ये बात तो सच नहीं है। एंड कास्पर फ्रेडरिक्स जो था वो बढ़िया से एपिजेनेसिस को डिस्कवर करा, एंड उन्होंने जो बात बोला उसमें वो बात तो आज की डेट में भी फैक्ट है, सच है। एपिजेनेसिस मतलब sperm cells, ovum cells has undifferentiated cells and after fusion they develops into new individual, this is called the totipotency। तो ये सब के बारे में हुआ। इस तरीके से पहला लेक्चर खत्म हुआ। बेटा पहला लेक्चर का जो कंटेंट मेरा था, पहला लेक्चर में मेरे कंटेंट क्या था कि इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड प्री मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो इस तरीक़ा से इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स में मैंने ये सारे टॉपिक डिस्कस करा, एंड प्री मेंडेलियन प्रिंसिपल के अंदर में मैंने इनके बारे में डिस्कस करा। तो अब हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हमें मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे।